लैटिट्यूड का मतलब विस्तार, ठीक है। तो हम लोग ने वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड देखा है, जिसको हाइट कहते हैं, और वो हमारी इक्वेशन याद होगी तुम लोग को, तो जी एच कहते हैं उसको, हम लोग याद है क्या? तो जी एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर, इक्वेशन बनती है वो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनती है हमारी वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ के लिए, तो जी सफिक्स डी कहते हैं हम लोग उसको, और जी सफिक्स डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। So where d is the depth of the object from the surface of the earth and capital R is the radius of the earth. तो GD के लिए इक्वेशन हमारी GD is equal to G in bracket 1 minus D upon R, और अल्टीट्यूड के लिए इक्वेशन हमारी हो जाती है GH is equal to G in bracket 1 minus twice H upon R. ये दोनों इक्वेशंस हैं। So this is एक इक्वेशन है आपकी वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू अल्टीट्यूड के लिए, एक इक्वेशन है वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू डेप्थ के लिए। अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड, ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अर्थ कैसे घूमती है, उसके ऊपर के पार्ट्स कैसे, कंपोनेंट्स या उसके ऊपर रखने वाली बॉडी कैसे घूमेगी, वो हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो कंसीडर एन अर्थ व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट अ पोलर एक्सिस। एक अर्थ हम लोग कंसीडर करेंगे व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट द पोलर एक्सिस। सो कंसीडर एन अर्थ, ये अर्थ है। अब ये अर्थ को मैं दो चार हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। सो एक एक्सिस हो गई, ये दूसरी, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे इधर अच्छे से। सो दिस इज योर अर्थ, ये हमारी अर्थ सरफेस है। सो अर्थ सरफेस इज रोटेटिंग, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द पोलर एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस चीज से जो चीज घूमती है उसको कहते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो घूमने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, एंड दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा प्लेन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ये फैन घूम रहा है, तो फैन घूम रहा है, तो देखो जैसे ये फैन घूम रहा है तो लटका हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप लोग कोई लोग ऐसे बुक घुमाते हैं ना, तो बुक घुमाने के लिए वो क्या करता है, पहले सबसे पहले कुछ पॉइंट को मैच करेगा और देन वो घूमेगी ऐसे। तो जो हम लोग हाथ लगा के रखते हैं उसको दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको कहते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो जब भी कोई बॉडी घूमेगी विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन घूम नहीं सकती। सो व्हेन देयर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ, तो वहां बॉडी घूमना चालू हो जाती है। अर्थ इज आल्सो रोटेटिंग, अर्थ रोटेट हो रही है, और इधर हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ये रिप्रेजेंट हम लोग ने इसको ऐसे किया हुआ है, बट हम लोग अगर रियलिटी में देखेंगे तो हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे होगी। ये हमारी ईस्ट है, दिस इज वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, क्लियर? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। सो दिस इज योर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। और ये ईस्ट और ये वेस्ट है, तो अर्थ इज ऑलवेज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे हमेशा रोटेट होती है, वेस्ट टू ईस्ट। मतलब ये जो अर्थ हम लोग ये ले रहे हैं, सो दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। एंड दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो दिस इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फिर से वहां से घूम के इधर आएगी, अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फिर से उधर ईस्ट टू वेस्ट आएगी, फिर से वेस्ट टू ईस्ट। तो ये प्रोसेस दिस कंटिन्यूअस। सो दिस रोटेटिंग, दिस अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये अर्थ हमारी ऐसे रोटेट हो रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है, इसलिए हम लोग इसको रोटेशन का डायरेक्शन डिनोट कर देंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो यहां से ये डायरेक्शन होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और फिर अगेन ईस्ट टू वेस्ट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। देन अब ये हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेता हूं। सो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज सिचुएटेड एट पॉइंट P। एक ऑब्जेक्ट हम लोग ने कंसीडर कर लिया व्हिच इज सिचुएटेड एट पॉइंट P। अगर ये P पे रखा हुआ है तो ये हमारा सेंटर है, तो O इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो वेयर O to P एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट योर R। सो वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। R क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका किधर एक्ट होगा, टुवर्ड द सेंटर। सो दिस इज G। सो G is acting toward the center, clear? So when this object is considered, this object is performing, या हम लोग ने ऑब्जेक्ट हम लोग ने जो कंसीडर किया हुआ है, so this object is on the surface of the earth, and when it starts rotating,
तो जैसे ही ये ऐसे रोटेट हो रही है, सो अगेन दिस पार्टिकल या दिस ऑब्जेक्ट अगेन इट मूव्स इन अ सर्कल, ये मूव्स होगा सर्कल में। ये ऐसे वैसे ही काम करता है जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझे कि मान के चलिए कि अगर ये मेरा एक बॉडी है और ये रेक्टेंगुलर शेप बॉडी है हमारे पास में, ये रेक्टेंगुलर बॉडी शेप को मैं यहां से फिक्स कर देता हूं ऐसे, ठीक। और ये रेक्टेंगुलर शेप ऑफ बॉडी है, तो ये बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है, देयर इज n नंबर ऑफ पार्टिकल। या अदरवाइज यू कैन कंसीडर कि आप यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये दूसरा ऑब्जेक्ट रख दो और इसको घुमाओ। सो यहां से अगर मैं फिक्स कर दूं और इसको ऐसे घुमा दूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो ये होगा क्या कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के इधर वापस आएगा। सो दिस बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, इट्स पार्टिकल या अदरवाइज ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन, एंड दिस बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। सो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनती है। And when this body starts rotating about itself, yeah, starts rotating about the axis of rotation, so this particle performing circular motion, ये particle सारे के सारे circular motion perform करेंगे और हर particle के लिए radius अलग अलग होगी। Clear? जो particle axis of rotation के पास में है उसके लिए radius बहुत कम हो जाएगी, उसके लिए circular motion छोटा हो जाएगा। circular motion छोटा होने का मतलब उसका radius कम हो जाएगा। The particle which is far away from the axis of rotation, जो पार्टिकल है अगर बहुत दूर है कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसके लिए रेडियस ज्यादा हो जाएगी। सो इट इज एक्ट लाइक दिस। सो दिस इज द रेडियस फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। सो व्हेन द बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, जो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, इट्स ऑल द पार्टिकल, उसके सारे के सारे पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर motion, and all the particles are performing circular motion with a different radius. उसको हम लोग बोलते हैं different radii. Clear? तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन कब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? when the body performing rotational motion. Clear? ये तो वैसे ही होता है जैसे भैया आप लोग आकाश झूले पे बैठे हो तो आकाश झूला आपका घूमते रहता है। so this आकाश झूला परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, आप उसके अंदर बैठे हो बट यू आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो। और आकाश झूला क्या परफॉर्म कर रहा है? रोटेशनल मोशन। इट्स सिमिलर कि जैसे यहाँ फैन के ऊपर मैंने कुछ चीजों को रख दी, जो ब्लेड्स है फैन की, वो फैन के ब्लेड्स के ऊपर कुछ चीज रख दी, तब जब फैन घूमेगा तो फैन रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट वो ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो अर्थ हमारी घूम रही है यहाँ पे, है ना, एंड अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में रोटेट होती है। सो वी कैन कंसीडर दिस इज ओमेगा इज अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सो विद रोटेशन, सो दिस अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूम रही है ऐसे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब जब ये अर्थ ही घूम रही है तो अर्थ के ऊपर रहने वाले सारी चीजें क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन। तो इसलिए हम लोग ने पॉइंट ये पॉइंट पे हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया हुआ है, सो दैट ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग व्हाट? सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके लिए कुछ रेडियस रहेगी, उसका कहीं ना कहीं सेंटर भी रहेगा। सो कंसीडर दिस इज सर्कुलर मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये ऐसी घूम रही है तो ऑब्जेक्ट ये भी ऐसे डायरेक्शन से रोटेशन परफॉर्म करेगा, सॉरी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और इसका कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर होगा, इसकी डायरेक्शन घूमने के बाद में ये आ जाएगी, और यहाँ ओ डैश हम लोग इसको डिनोट करते हैं, तो ये उसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। क्लियर? सो ये कैपिटल R is a radius of Earth. We are considering small r is a radius of the object which is performing circular motion. Small r उसका रेडियस है जो ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर। कैपिटल R is the radius of Earth. क्लियर? और जब भी कोई चीज घूमती है तो हमने दो चीजें पढ़ी हुई है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर? सो रेडियल एक्सेलरेशन इस तरीके से एक्ट होगा, सो इट इज नथिंग बट AR. क्लियर? A suffix R, so it is a radial acceleration. तो ये एक रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर जाएगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा, हम लोग उसको A suffix R से डिनोट करेंगे, बट दिस इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अगर यहां से हम लोग देखें तो जो पॉइंट हम लोग ने कंसीडर किया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट यहां कंसीडर किया हुआ है, यहां से और इक्वेटर के साथ में कुछ एंगल यहां बना लिया है, सो वी कंसीडर दिस एंगल इज फाई। क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग एंगल? तो थोड़ा ज्योमेट्री हम लोग लगाएंगे, तो ज्योमेट्री लगाने के बाद में ये अगर मेरे को फाई मिला
तो मेरे पास में यहां पर भी ये भी फाई मिल जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो फाई. ठीक है, क्योंकि दिस आर दिस टू हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होने के बाद ये इंक्लाइन प्लेन है, तो ये थीटा तो ये फाई तो ये भी फाई. समझ में आ रहा है? अब देख यहां से, अब अगर ये फाई है तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं इधर, मतलब ये रेडियस को अगर पीछे डायरेक्शन से एक्सटेंड करूं, दैट मींस इमेजिनरी, या हम लोग बोल सकते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन तो ये हो जाएगा, देख ये फाई है तो ये भी फाई बन गया, ये बनेगा कि नहीं? और ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, तो इसलिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ar cos फाई. ar cos फाई क्यों आया? क्योंकि एंगल यहां कितना बनेगा तेरा, एंगल कितना बनेगा, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ar cos फाई. फिर ar इज अ radial acceleration, ar is a radial acceleration, and this is component is cos phi because this is phi and this is also a phi. So this due to this phi, so this component is cos phi. Clear? हाँ, तो ये आपका सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसके लिए, आपका वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू लैटिट्यूड के. ठीक है, अब हम लोग इसके इक्वेशंस लेंगे. ठीक है, तो इक्वेशंस कैसे लेंगे, हम लोग ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम लोग ने निकाल चुके, याद होगी तुम लोगों को. So what is the equation for centripetal acceleration? R omega square. So we get the centripetal acceleration AR is equals to R omega square. V is, याद है हम लोग ने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन निकाले थे, A is equals to V square upon R. याद है क्या? अबे याद है क्या? Again V is equals to R omega. क्या होता है R omega? अगर यहाँ मैं R omega यहाँ रख दूं तो A is equals to, ये देख, V is equals to R omega and we have V square upon. तो ये अगर R ओमेगा यहाँ रख दूं तो ये R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या R हो जाएगा, अरे होगा क्या, ठीक है, यहाँ R स्क्वायर है, यहाँ R कैंसिल हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या बचा R, ये देखो लिखा हुआ, समझा? तो ये इक्वेशन कहां से है, हम लोग ने जो निकाले हुए थे, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. क्या कहते हैं इसको? सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से हम लोग ने ये इक्वेशन निकालते हैं. सो AR इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर. ये मैंने बता दिया कहां से आया होगा, हमारे को उसको यहाँ रिलेशन, मतलब हम जो डेरिवेशन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं, बस बताया मैंने कि कहां से आया होगा. ठीक है, सो वी नो दैट AR इज इक्वल टू व्हाट, R ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, चलिए अब सामने देखते हैं. तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंसेस ले लूं तो डिस्टेंसेस यहाँ P है और ये O डैश है. सो P O डैश इज इक्वल टू क्या, स्मॉल r है. P O डैश इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल r. अगेन O एंड P, तो O और P कितना है तेरा, कैपिटल R. क्या ये कैपिटल R. क्लियर? और फिर से देखेंगे तो एक हमारे पास में एंगल है, एंगल POE. सो दिस E इज अगेन कंसीडर्ड एज ईस्ट, ये तो हमारा ईस्ट है. ये अगेन दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज इक्वेटर. इसको क्या कहते हैं, ये तो जानती होंगे. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर एंड दिस इज कॉल्ड एज पोल. तो हमारी अर्थ कैसे रोटेट हो रही है, अबाउट पोलर एक्सिस. सो दिस इज कॉल्ड एज पोलर एक्सिस. इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर एक्सिस. इसको ऊपर ले लेता हूं. सो दिस इज कॉल्ड एज पोलर एक्सिस. ये हमारी क्या है, पोलर एक्सिस. सो दिस अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द पोलर एक्सिस. ठीक, और ये इक्वेटर हमारा. ठीक है, सो OP तो हमारे पास में R है, तो एंगल POE. ठीक है, तो अगर मैं एंगल देखूं POE, सो POE इज एंगल फाई. POE क्या है, एंगल फाई. ठीक है, दूसरा एंगल मेरे पास में फिर से है O डैश PO and that's also phi. So angle O dash PO is again your angle phi. ठीक है, अब यही यहां देखिए तो एक मेरे पास में ये ट्रायंगल बना हुआ है और ये एंगल मेरा क्या है, phi. तो ये phi से अगर मैं cos phi निकाल दूं तो व्हाट इज इक्वेशन फॉर द cos phi? So cos phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय कैपिटल R. होगा ऐसे, ये cos phi है ना, phi यहां पे, तो cos phi लगा रहा हूं मैं, एडजेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो ये हो जाएगा तेरा स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R. ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई थी स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R. तो यहां से अगर मैं स्मॉल r की इक्वेशन बनाऊं तो कैपिटल R इधर चले जाएगा. सो वी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos phi. ठीक है, now put this equation of r is equal to r cos phi here. So we get again centripetal acceleration. So AR is equal to r and this r is r cos phi. So this is r cos phi into omega square. Omega square is ऐसे. क्लियर? हाँ, और फिर से मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म से लिख लूं. सो AR is equal to r omega square cos phi.
सो दिस इज व्हाट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मैं अभी यहां से फिर से सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ले लूं तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन A is equal to air cos phi है। So this is your centrifugal acceleration because the direction of this one is away from the center. इसका डायरेक्शन किधर है? Away from the center. And away from the center कौन जाता है? Centrifugal. ठीक है, फोर्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। सॉरी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, so A is equal to air cos phi। तो अब मैं ये इक्वेशन को फिर से ले लूं, so this is centrifugal acceleration, A is equal to AR cos phi। ठीक है, और AR का इक्वेशन मेरे पास में है, so this is AR is equal to R omega square cos phi। ठीक है, so again this is A is replaced by this is AR and this is AR is R omega square cos phi, so again this is R omega square। ठीक है, रो cos phi पहले का और ये cos phi क्लियर। सो ये AR का cos phi है और ये cos phi यहां से आ, so cos phi into cos phi square, so A is equals to R omega square cos square phi। क्लियर, so this is what acceleration। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्लियर, अब मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, ड्यू टू लैटिट्यूड निकालना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू लैटिट्यूड के लिए हमारा एक फॉर्मूला बनता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू लैटिट्यूड। The acceleration due to latitude is equals to acceleration due to gravity, acceleration due to gravity minus centrifugal acceleration, centrifugal acceleration। Remember this formula। So acceleration due to latitude is equals to acceleration due to gravity minus centrifugal acceleration, and we have the equation for centrifugal acceleration। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू लैटिट्यूड को एक्सेलरेशन इफेक्टिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसको, इफेक्टिव। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एक्सेलरेशन। इफेक्टिव एक्सेलरेशन भी कहा जाएगा उसको। हम लोग इसको डिनोट करेंगे G डैश से। So G dash is equals to this acceleration due to gravity and this is G minus A। ये क्या है हमारा? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इफेक्टिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू लैटिट्यूड, सो दैट इज G dash। G dash is equals to G minus A and the equation for A R phi। So this is the equation for acceleration variation of G due to latitude। ये इक्वेशन होगी मेरी वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू लैटिट्यूड के लिए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, अब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्या हो जाएगा? केस नंबर 2 तो ये, केस नंबर 1 ये होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो P हम लोग यहाँ रखे हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ रखूं इक्वेटर के ऊपर, तो phi का वैल्यू 0 हो जाएगा। phi कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, और दूसरी केस हम लोग ये लगा दें कि phi अगर पोल पे हो तो, ठीक है, तो phi कितना हो जाएगा? 90। phi कितना हो जाएगा? इसलिए हम लोग यहाँ दो केसेस के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो जिस समय मैं इसको 2 केसेस के लिए सॉल्व करूं तो ध्यान देंगे सभी लोग। नाउ केस नंबर 1, so what is case number 1? If the object, अगर ऑब्जेक्ट कहां हो तो, if the object is at equator, अगर ऑब्जेक्ट कहां है तो इक्वेटर में, तो phi कितना? 0। phi कितना? and we have the standard equation, so that is G dash is equals to G minus R omega square cos square phi। ठीक है, तो यहां से हम लोग लेंगे फिर से इक्वेशन G dash का, so G dash is equals to G minus R omega square cos square phi, and phi is 0 when the object is at equator। when the object is at, and when the object is at equator, so phi का वैल्यू कितना? 0। so this is your 0 and the value of cos 0 1। so 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। so again your G dash is equals to G minus R omega square। so this is the variation of G due to latitude when the object is at equator। when the object is at, क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो G हो गया हमारा जब ऑब्जेक्ट कहां है? इक्वेटर के ऊपर। तो ये G हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो दिस इज R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। नाउ अगेन सी केस नंबर 2। सो व्हाट इज योर केस नंबर 2? सो केस नंबर 2 इज व्हेन कि जब if the object is at पोल, तो पोल पे phi कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, फिर
से हम लोग यही इक्वेशन दोहराएंगे जो हम लोग ने पहले भी बना चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग यही इक्वेशन बनाएंगे। सो अगेन योर g डैश बिकम g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 90 एंड द वैल्यू ऑफ cos 90 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा कितना हो गया 0। तो अगेन g डैश इज इक्वल टू व्हाट, g डैश इज इक्वल टू g डैश इज इक्वल टू, so we consider that g dash is equal to g acceleration due to gravity that latitude when the object is at polar axis, yeah, otherwise when the object is at pole, so it is acceleration due to gravity is g, and when the acceleration due to gravity is g, so it means that यहाँ पर हमारी acceleration due to gravity कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ कितनी, यहाँ इन दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं सो ये और ये, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को अगर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम कौन सी हो जाएगी, ये। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये r ओमेगा स्क्वायर फिर से माइनस हो रहा है, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन है आपकी g का जो वैल्यू है दैट इज 9, वो 9 से ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो वैल्यू g डैश की कम होगी कि ज्यादा, कम होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ g डैश इज इक्वल टू क्या है, सिंपल g, सो इट मींस दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट and it is minimum at, minimum कहाँ पे, तो it means that again if we are moving from equator to pole, अगर मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाता हूँ तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ कितना है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ क्या है, तो जैसे मैं यहाँ से इधर भागने की कोशिश करूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, और जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ मूव हो रहे हैं एज टू द रोटेटिंग ऑफ अर्थ, जैसे अर्थ रोटेट हो रही है और हम लोग अगर इक्वेटर से पोल की तरफ भाग रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज। अगेन फिर से यहाँ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, और फिर से अगर मैं इधर आऊं तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ में आ गया। सो हियर इज इंक्रीजिंग, यहाँ मैक्सिमम, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अगेन यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये चलते रहता है। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू लैटिट्यूड, एंड दिस इज योर थर्ड वेरिएशन। एक पहले हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू अल्टीट्यूड, हम लोग ये पढ़ा वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू डेप्थ, और ये हो गया तुम्हारा वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में समझने के लिए बस ये दो केसेस को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये पोल के लिए कितना होगा ये, और इक्वेटर के लिए कितना होगा। इक्वेटर पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, मिनिमम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम का होता है एट पोल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये।